हम लोग अपने इतिहास देखने के क्रम में, यानी हिस्ट्री को पढ़ने के क्रम में मेडीवल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें सल्तनत काल को ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जो उत्तर दक्षिणी के जो कुछ राज्य थे, ठीक है, कुछ राज्य थे या राजवंश थे, वहीं साथ में जो भक्ति काल का आंदोलन था, भक्ति आंदोलन है, इसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। इससे पहले क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है इसमें मुग़ल सल्तनत, ठीक है, यानी मुग़ल साम्राज्य जो है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ये मुग़ल एम्पायर जो है, ठीक है, यानी एम्पायर जो है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुग़ल जो है, मुग़ल साम्राज्य जो है, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य, जो मुग़ल साम्राज्य है, इसको हम लोग दो खंड में बांट के देखेंगे। पहले पार्ट में क्या है, हम लोग बाबर से कहाँ तक, अकबर तक देखेंगे, और दूसरे भाग में अकबर के बाद में जो जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर से लेके औरंगजेब के समय तक, औरंगजेब, ठीक है, साथ में जो इनकी प्रशासनिक, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको, और साथ में जो मुग़ल स्थापत्य कला थी, ठीक है, यानी मुग़ल स्थापत्य जो है, इसके बारे में, इसको हम लोग दूसरे खंड में कवर करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मुग़ल साम्राज्य का। ठीक है, यानी मुग़ल साम्राज्य को शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बाबर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मुग़ल वंश के बारे में। कहता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, मतलब एक जो थे वो आलम खान जो थे वो कौन थे, तो ये कौन थे, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, और दिल्ली के राज सिंहासन जो था उसका दावेदार था। यानी आलम खान की बात की जाए तो ये क्या थे, इब्राहिम लोदी जो थे, इसको सत्ता से हटाना चाहते थे और राज सिंहासन को प्राप्त करना चाहते थे, दावेदारी करते थे। ठीक है, आगे बात की जाए तो कहता है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, क्या थे ये, तो ये क्या थे, चगताई तुर्की जो होते थे, वो उस समय के थे। ठीक है, चगताई तुर्की होते थे। आगे कहता है बाबर को सर ये पुल, यानी सर ये पुल जो था में किसने पराजित किया था, जिसमें सर ये पुल के युद्ध में पराजित करने वाला कौन था, सैवानी खां जो थे, इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट की बात की जाए तो कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य में हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी जो था इनके मध्य में हुआ था। ठीक है, आगे कहता है कि वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। ऑटोमन युद्ध पद्धति जो होता था, इसमें क्या होता था, तोप वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा था, तो बाबर ने क्या किया था, ऑटोमन युद्ध पद्धति था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया था, कहता किसमें किया गया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें बाबर ने किया गया था, तोपों का प्रयोग किया था। बाबर जो था इसने क्या किया था, तोप का प्रयोग किया था, तोप का प्रयोग किया था। आगे बात की जाए तो कहता है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। उस पर विजय का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था इब्राहिम लोदी के ऊपर, उसके जो तोपखाने थे, यानी उसके जो तोपखाने का प्रयोग किया था आपने, ये सबसे बड़े कारण में से एक माने जाते थे। नेक्स्ट की बात करता है अगर, तो कहता क्या है कि बाबर और हुमायूं, सॉरी, बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उसके बारे में पूछा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर रहा है, तो प्रथम युद्ध के कब हुआ था, 1526 के मध्य में हुआ था। किसके मध्य में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध 1528 के मध्य में हुआ था। यानी अगर एक सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत हो गया, पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। उसके बाद में क्या होगा, खानवा का युद्ध हो जाता है। ठीक है, पानीपत, खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में, अब 1529 में किसका हो जाएगा, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अगर इसको एक सीक्वेंस में तो इसका ध्यान रख सकते हैं, यानी पहले, सबसे पहले क्या होता है पानीपत का, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा का युद्ध होता है।
नेक्स्ट की बात करता है तो कहता है बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ भारत में क्या हुआ, जो तैमूरी पद्धत होती थी यानी तैमूरी राजवंश जो होते थे इसकी स्थापना हुई। तैमूरी या तिमोरिद, तिमोरिद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कहता है वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो जिहाद की घोषणा किसमें की थी, खानवा का युद्ध में किया गया था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किसके मध्य में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। जिहाद का अर्थ क्या होता है, एक धर्म को लेके युद्ध चलाया जाता है जिसमें एक धार्मिक नारा होता है कि इस्लाम धर्म को बचाने के लिए बात की जाती है, जिसके कारण से जिहाद का नारा दिया जाता है। आगे बात करता है अगला, कहता है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण क्या था, उसकी जो सैन्य कुशलता थी, ये सबसे बड़ा कारण होता था। अगर दूसरा कारण की बात करें तो क्या थे उसके, तोपखाने की बात की जाती है, तोपखाने भी उसने अहम रोल निभा रहे थे उस समय, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहता है मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, किसको हराया था 1527 में, तो राणा सांगा को हराया था, राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट कहता है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, कब, काबुल में धारण की थी। इससे पहले जो थे वो सुल्तान की पदवी धारण करते थे, सुल्तान की पदवी धारण करते थे, जबकि मुगल वंश में बाबर ने सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण की थी और बादशाह कुछ आगे चल के बादशाह कहा जाने लगा था। नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता है वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो किसके बारे में मिलती है, जो बाबर था इसके बारे में मिलती है, ठीक है। इसमें ये धैर्य और संकल्प की सफलता जो था इसकी जानकारी इसके मिलती है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा धैर्य रख के भारत पे हमला और अपने जो वंश था राजवंश उसका विस्तार करना शुरुआत किया था उसका। आगे बात करते हैं, कहता है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो बाबर के साम्राज्य में क्या सम्मिलित थे, तो इसकी बात करें तो काबुल कहाँ से, काबुल हो जाता है अपनी अफगानिस्तान, यानी अगर इंडिया की बात की जाए, ठीक है, तो इधर ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये तो इंडिया का हो गया। इधर इधर वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का हो गया, सिंध वाला, सिंध और पंजाब यानी सिंध जो हो जाएगा, ये सिंध वाला हिस्सा हो गया और ये पंजाब वाला हिस्सा हो जाएगा। इधर जो है ये क्या था, ये काबुल यानी अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है। तो बाबर की साम्राज्य में क्या शामिल था, यानी अफगानिस्तान तो शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था और साथ में इंडिया का उत्तरी भाग जो था इस पे शामिल था, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस्लामी स्थापत्य कला का प्रभाव कहाँ देखा जाता है भारत में। तो ये कहाँ देखा जाता है, जो उत्तर भारत का क्षेत्र था वहाँ पे देखा जाता है। और जो नागर शैली है ये लगभग कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो नागर शैली है ये भी इस्लामी शैली से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। आगे बात करते हैं, तो कहता है बाबर ने अपने बाबरनामा यानी किसमें, बाबरनामा में जिन हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है वो कौन है। तो किनका उल्लेख किया है हिंदू राजाओं का, तो मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा थे उनका, और विजयनगर के जो थे हरिहर बुक्का जो थे, या और जिन्होंने वंश की स्थापना की थी। और इसके अंतर्गत कौन थे, जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव देव राय जो थे, इनकी चर्चा इसने बाबरनामा में अपने किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहता तुर्जु के बाबरी लिखी गई थी, किसमें लिखी गई थी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किसमें लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखे गए तुर्जु के बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, कहता है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद जो था इसका निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, जो बाबर का सेनानायक था मीर बाकी ने क्या कहा था कि अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको तोड़ के वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसको बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं, तो आगे क्या है, हुमायूं और शेरशाह से संबंधित है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि कामरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था, तो कौन नहीं था इसमें से, उस्मान जो था इसके भाई नहीं थे, यानी क्योंकि हुमायूं जो था ये 4 भाई था, ठीक है, 4 भाई था जिसमें तो एक अपना हो गया हुमायूं हो जाता है, दूसरा दूसरा कौन था, ये कामरान था दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अस्करी था, चौथे नंबर पे हिंदाल था। नेक्स्ट की बात करता है, तो कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, ठीक है, 4 प्रमुख युद्ध जो थे उनका तिथि अनुसार सही
क्रम क्या है, तो कौन सा है? सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। यानी अगर क्रम सीक्वेंस की बात करता है सबसे पहले, तो कौन आएगा? देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और फिर सरहिंद का युद्ध आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कहता है वे दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 ईस्वी, यानी 15 मई 17 मई और 1540 में कन्नौज के पास में युद्ध हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। और कई बार हुमायूं को बाबर ने सतर्क भी किया था इससे रिलेटेड। आगे बात करते हैं, तो क्या है? कहता है फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से प्राप्त की थी। कहाँ से? जौनपुर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट कहता है बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था। सबसे ज्यादा शिक्षित कौन था? तो शेरशाह सूरी जो था सबसे ज्यादा शिक्षित था। आगे बात की जाए, तो कहता है कि वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो कौन थे? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, उसके बाद में क्या हुआ? इसने सुल्तान की पदवी धारण कर ली। आगे बात करें इसके, तो नेक्स्ट कहता है शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित था? तो सबसे पहले इसने राजस्व सुधार किया, राजस्व सुधार, फिर प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सबने सुधार किया था। आगे बात की जाए, तो कहता है दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, वह कौन था? तो हुमायूं ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था सल्तनत काल के बाद में। आगे बात की जाए, कहता है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। कब किया था चुनार पे सबसे पहले इसने आक्रमण? तो सबसे पहले आक्रमण चुनार पे कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। आगे बात की जाए, तो कहता है समूहगढ़ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1658 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कहता है अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट कहता है शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया था। किसने किया था? तो शेरशाह ने शुरू किया था। अगला कहता है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो क्या थी? 64:1 थी। अर्थात जितना आपको 64 तांबे के सिक्के देके प्राप्त होता था, उतना आपको एक चांदी का सिक्का भी देके मिल सकता था। आगे कहता है शेरशाह की सूरी की मृत्यु कब हुई थी, यानी कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? एक कलिंजर में हुई थी। आगे कहता है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो इसमें का अंतिम अभियान कौन सा था? कलिंजर युद्ध के विरुद्ध इसका अभियान था। इसी के संदर्भ में इसने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह कथन किसका है? तो किसका है? शेरशाह सूरी का है। आगे बात की जाए, तो कहता है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है। कहाँ से? मेवाड़ से संबंधित थे। आगे बात की जाए, तो कहता है शेरशाह का मकबरा कहाँ पे बनाया गया है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ बनाया गया है? सासाराम में बनाया गया है। आगे बात की जाए, तो कहता है शेरशाह ने निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? तो दिल्ली की किला एक कुहाना की जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्या है? कहता है दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था। किसने किया था? तो पुराना किला जो है उसका निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह ने करवाया है। आगे बात की जाए, तो कहता कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत, यानी किसकी बात करें? पट्टा और कबूलियत की बात करें, कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट क्या है? कहता है पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ये आजम बनवाए थे, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसी के बाद में ग्रैंड ट्रैक रोड भी कहा गया, ग्रैंड ट्रैक रोड भी कहा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? कहता है शेरशाह का उत्तराधिकारी था। कौन था? तो इस्लाम शाह जो था शेरशाह का उत्तराधिकारी था, लेकिन इसको हुमायूं ने फिर से पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्या है? कहता है वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, वो किसने किया था? इस्लाम शाह ने किया था। आगे बात की जाए,
तो अकबर के शासनकाल की बात करते हैं। अकबर का शासनकाल जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट काल माना जाता है इस समय का मुगल सल्तनत में, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। कहता है वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। कब बैठाया गया था? काला नौर में बैठाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कहता है हल्दी घाटी के युद्ध में के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था अकबर का? तो क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। महाराणा प्रताप जो थे या राणा प्रताप जो थे, इनको अपने अधीन करने के बाद में क्या होता कि पूरा राजपूताना जो था लगभग इनके सामने झुक जाता। नेक्स्ट क्या है, कहता हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, कहता हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। कौन थे? हकीम खां जो थे, ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे। आगे बात की जाए तो कहता है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से प्रभावित स्थापित किया था, ठीक है, किया हुआ कौन था? कछवाहों से संबंधित थे। आगे बात करता है, कहता है चिश्ती संत की दरगाह जहाँ अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनके दरगाह पे जाता था। नेक्स्ट क्या है, कहता अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था। किसको मारा था? अधम खां को मारा था। नेक्स्ट क्या है, कहता है राजपुताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे बात की जाए तो कहता है वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। किसने नहीं किया था? मारवाड़ जो थे कि राव चंद्रसेन जो थे, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया, ना ही समर्पण किया था। आगे बात कीजिए तो कहता है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। कहाँ की रानी थी? मंडला तथा अथवा गोडवाना की थी। नेक्स्ट क्या है, अबुल फजल की मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई? शहजादा सलीम के कारण में अबुल फजल की मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं। कहता है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तत्व है। सहायक तत्व क्या हो सकता है उस समय का जो उसे राष्ट्रीय सम्राट के रूप में सिद्ध करता हो? प्रशासनिक एकता थी, कानून की एकरूपता स्थापित किया, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया और उसकी धार्मिक नीतियां जो थी, इन सभी कारणों से उसके राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कहता है अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। अकबर के लोकप्रियता के कारण कहते हैं मनसबदारी प्रथा थी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, ये सभी क्या थे? उसकी लोकप्रियता के कारण थे। आगे बात करता है तो कहता है वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर जो था उसको समाप्त कर दिया था। तो कौन थे? अकबर ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। आगे बात करें तो कहता है बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था। तो कौन था? अकबर जो था, इसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था। आगे कहता है वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी भी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली बांध्या हो, ठीक है। तो कौन था? अकबर ने कहा था इस बात को, ठीक है। आगे बात करें तो कहता है अकबर के बारे में सत्य कथन है। सही कथन कौन सा है अकबर के बारे में? तो इसकी बात कर रहा है। सही कथन क्या है? कहता है अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी। नेक्स्ट क्या है? कहता है अकबर का शासन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो कहता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, इन सब के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? कहता है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो जो कौन था? मीर बख्श जो थे, ये केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। आगे बात करें तो कहता है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। किस पे आधारित थी? तो ये मनसबदारी व्यवस्था जो होती थी उस पर आधारित थी। नेक्स्ट क्या है? कहता है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ पे?
स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए इसको लागू किया गया था। आगे कहता है अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रुपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था? मुजफ्फर खान जो था, इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली जो थी को लागू किया वह उधार ली गई थी, किससे लिया गया था? तो इसकी मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये किससे लिया गया था? मंगोलों में प्रचलित व्यवस्था से लिया गया था। अगर बात की जाए आगे तो कहता है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था, किसका? तो 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। आगे बात की जाए तो कहता है जब्ती, दहसाला, नसक, कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको जो दहसाल व्यवस्था थी इसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे बात की जाए तो कहता है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयन दहसाल जो था पद्धत के निर्माता कौन थे? तो जो टोडरमल थे, ठीक है, टोडरमल के द्वारा इसको लागू किया गया था। आगे बात की जाए कहता है जब्ती प्रणाली उपज थी, जब्ती प्रणाली को किसने लागू किया था? तो इसको अकबर ने लागू किया था। नेक्स्ट क्या है, कहता है भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य नैरत्य की कड़ी कौन थी? तो कौन थे? टोडरमल थे। आगे कहता है अकबर ने दीवान ये इलाही प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया था? 1582 में किया था। इसको अगर पूछ ले कि दीवान ये तीन इलाही जो थे इसको स्वीकार किसने किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा था, तो किसने कहा था? मोहसिन फानी ने क्या कहा था कि दीन इलाही एक धर्म है। नेक्स्ट कहता है इबादत खाने का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था इबादत खाने का निर्माण। आगे बात करें तो कहता है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था, क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर बैठकर चर्चा करता था। आगे बात की जाए तो कहता है फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता था। शान फतेहपुर किसको कहा जाता था? तो जो जामा मस्जिद जो थी इसको कहा जाता था। आगे बात की जाए कहता है स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, अकबर महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो कौन नहीं है? अकबर का महल जो है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। आगे बात की जाए तो कहता है दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, तो कौन सा है? हुमायूं का जो मकबरा है ये किसका है? भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट की बात किया तो कहता है सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। आगे कहता है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल जो थी यानी सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे की जो अवधारणा थी, क्या थी? ये राजनीतिक उदारता दिखाने के लिए थी, साथ में धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष के रूप में इसको देखा जा सकता था। आगे बात करते हैं तो कहता है वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, जौनपुर से फतवा किसने जारी करवाया था? यानी किसके विरुद्ध में जारी किया था? अकबर के विरुद्ध में जारी किया गया था। आगे कहता है अकबर ने कहा पर बुलंद दरवाजा बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था? जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पे क्या कहता है? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आगे बात की जाए तो कहता है जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किया था, किसने किया था? तो अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार करवाया था। आगे कहता है अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है किसका है? जो विलियम पिंच थे इनका कथन है। आगे बात करते हैं कहता है अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, कहाँ? ये किसका है? तो पंचमहल जो बनवाया गया था उसका है, किसके? बौद्ध विहार के समान है। नेक्स्ट क्या है जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे? तो ये आगरा में स्थित है। आगे बात की जाए तो कहता है दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्य में काल में नहीं किया गया था,
तो दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर के काल में नहीं किया गया था। आगे बात करते हैं। तो कहता है बादशाह, एक तरफ बादशाह दिया है, उसके दूसरी तरफ मकबरा दिया है, तो इसकी बात कर रहा है। तो कहता है बाबर जो का जो मकबरा है कहाँ पे है, काबुल में। अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, और औरंगजेब का औरंगाबाद में। नेक्स्ट की बात करता है। कहता है अकबर काल के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था, कौन थे, जो फैजी थे, इनके निर्देशन में हुआ था। आगे बात की जाए तो कहता है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था, तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे इन्होंने किया था। आगे बात की जाए, कहता है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था उसका शीर्षक क्या था, रजनामा जो था इसको कहा गया। आगे बात करते हैं। तो कहता है वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा, अब्दुल कादिर जो बदायूनी थे इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्या कहता है, मोहम्मद हुसैन मुकम्मल खां अब्दुल रसमद मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जारी कलम की उपाधि दी गई थी। किसको दिया गया था, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम का उपाधि दिया गया था। आगे कहता है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो कौन थे, हरि विजय सूरी जो थे जैन गुरु थे, ये रहे थे। आगे बात की जाए तो कहता है अब्दुल हसन दसवंत किशन दास उस्ताद मसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था, तो वो दसवंत थे। आगे बात की जाए, कहता है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन थे, तो अकबर जो थे, ये रानी एलिजाबेथ जो थे प्रथम उनके समकालीन थे। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिसके शासनकाल में हुआ था, तो बादशाह अकबर के समय में हुआ था, क्योंकि ये उस समय के समकालीन थे। आगे बात की जाए तो कहता है वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, किसने किया था, अब्दुल फजल ने किया था। आगे बात करते हैं। तो कहता है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो कौन थे, राल्फ पिंच जो थे, ये थे पहला अंग्रेज थे। आगे कहता है कि अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, क्या है, सबसे पहले इसने जजिया जो कर था उसको समाप्त किया, फिर इसने इबादत खाना का निर्माण कराया, उसके बाद में महजर पर हस्ताक्षर किया, और उसके बाद में दीवान इलाही की स्थापना की। आगे कहता है अकबर ने बंगाल बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था, 1576 में मिला दिया था। तो आज के लिए हम लोग ने मुगल डायनेस्टी यानी मुगल साम्राज्य जो था, ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर से लेके, ठीक है, बाबर से लेके अकबर तक का कवर किया है, अकबर तक का देख लिए हैं, और कल के वीडियो में जहांगीर के बारे में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।